हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना एक नया टॉपिक रहेगा और इंटरमीडिएट्स का नाम है अपना कार्बीन। तो चलिए, अपन ने इंटरमीडिएट्स के इसी सीरीज़ में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट कवर कर लिया, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट अपन ने कवर कर लिया और आज का अपना इंटरमीडिएट है कार्बीन। तो किसी भी इंटरमीडिएट को अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन मान लो, इंट्रोडक्शन मान लो, फिर उसके बाद में उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिर उसके एप्लीकेशंस पार्ट, जिसमें अपन उसकी रिएक्शंस और जितने भी नेम रिएक्शन है उनको कवर करते हैं। तो इसी तरह से अपन कार्बन को कवर करेंगे। तो लीजिए अपन शुरू करते हैं। कार्बन होता क्या है? देखिए, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है, ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन इसके? ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ 6 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर के होते हैं। देखिए, आपको दिखाता हूं मैं किस किस तरह से होते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपन बोलते हैं लॉन पेयर। ठीक है, और इनको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो ऐसी स्पीसीज जिसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउट ऑफ 6 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लॉन पेयर होते हैं। ऐसी स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। अब देखिए, इसकी एक और चीज़ अपन देखते हैं, पॉइंट लगा लगा के आप लिख सकते हैं। जिसमें ये जो कार्बन होता है, कार्बन इज या फिर कार्बन्स आर conjugated base of कार्बोकैटाइन। इस बात को समझना आप कि कार्बन्स क्या होते हैं? कार्बोकैटाइन के कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं। देखिए, अपन कार्बोकैटाइन की बात करें, कार्बोकैटाइन होता है अपना, इसको अपन बोलते हैं कार्बोकैटाइन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके p ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोकैटाइन बोलते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए इस कार्बोकैटाइन से एक H+ आयन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H+ आयन बाहर निकलेगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जा रहे हैं। ठीक है, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन की आप हिस्ट्री देखना, इन 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, बिल्कुल है। देखो, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स का रहेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाई का रहेगा। ठीक है, कॉमन सी जानकारी है। तो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन ये जो हाइड्रोजन का है, ये भी क्या है? यहाँ पे कार्बन के पास आ रहा है, मतलब ये H+ के रूप में जा रहा है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। तो ये इस तरह से अपने को मिलेगा। ये देखिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, और जैसे यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। अब देखना, ये कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन्स हो गए अपना ही। अब क्या होता है? इसको अपन कॉन्जुगेटेड एसिड बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। क्या होती है इसकी खास बात? देखो, कॉन्जुगेटेड एसिड में उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस से एक H ज़्यादा होता है, एक H इसमें ज़्यादा होता है। और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होते हैं? उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड से एक H कम होता है। इसीलिए अपन ने ये लाइन लिखी है यहाँ पे कि कार्बन्स आर कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ कार्बोकैटाइन। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए नेक्स्ट,
इतनी बात होने के बाद में अपन ये देखते हैं कि ये जो कार्बिन है अपना, ये जो कार्बिन है इसमें 2 लोन पेयर्स है। इन लोन पेयर का नेचर कैसा कैसा हो सकता है, इन लोन पेयर का नेचर कैसा हो सकता है, मतलब ये दोनों लोन पेयर पेयर्ड भी हो सकते हैं और दोनों लोन पेयर अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसके बेस पे, अपने बेसिक बेस ऑफ लोन पेयर के नेचर के बेस पे अपन इस कार्बिन को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें एक कार्बिन को अपन बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, एक कार्बिन को अपन बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन और दूसरी को अपन बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, देखिए तो दोनों को अपन 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। देखिए जो सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन क्या होगा कि इसमें बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होते हैं या फिर अनपेयर्ड होते हैं, इसके नेचर पे अपन कार्बिन को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। वन इज सिंगलेट कार्बिन एंड अनदर इज ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन में बोथ इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं जी। आगे बात समझ में, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें अपन इसका, तो देखो ये कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे p ऑर्बिटल्स एम्पिटी p ऑर्बिटल्स है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिड। ठीक है, अपन कार्बिन की बात करें, इस कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप ये नोट करके लिख लेना। ठीक है, तो ये जो p हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से पेयर्ड होते हैं। अब देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास से चल रहे हैं अपने क्वांटम नंबर से, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एंड स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है देखो +½ या फिर -½ ये होती है। तो इन पेयर्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, देखो काम की बात है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर एक का +½ होगा, दूसरे का -½ होगा और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, इसका S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये अपन सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। और एक और फैक्टर देखते हैं इसी में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 होता है और s की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो ये वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक। दूसरी बात, इनका नेचर देखते हैं अपन, कैसा नेचर होता है इनका। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर इसकी अपन देखें तो ये डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। और क्यों होता है, आपको ये पता है कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर देगा, मतलब इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, और जनरली अपन बात करें तो जनरली ये बात करें कि ये लेस स्टेबल होती है। ठीक है, जनरली बात करें कि जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो लेस स्टेबल होती है। अब देखो यहाँ पे अपन ये चीज़ देख रहे हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन के बेस पे अपन ये सारे पॉइंट नोट कर रहे हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, डायामैग्नेटिक होते हैं और लेस स्टेबल होता है जनरली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज लेस स्टेबल, कई बार क्या होता है कि जब भी अपन इसकी स्टेबिलिटी आगे जिक्र करेंगे तो अपन ये देखेंगे कि सिंगलेट कार्बिन है वो क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। कई कुछ ऐसे डोमिनेंट फैक्टर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जनरली अपन बात कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर रहे हैं,
तो आप जनरली ये लिख सकते हो कि ये लेस स्टेबल होती है। ठीक है, अब अपन ट्रिपलेट कार्बिन की बात करते हैं। देखो ट्रिपलेट कार्बिन, इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको अपन बोल सकते हैं, देखो इनको अपन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हैं। बहुत ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड होंगे। ओके है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए ये कार्बिन है, ठीक है, ये कार्बिन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है और ये इसके p ऑर्बिटल्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल्स में होगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। और आपको पता है चाहे ट्रिपलेट कार्बिन हो या फिर सिंगलेट कार्बिन हो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। चलिए, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, देखो एक ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो +½ और दूसरे का भी +½ इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इसका 1 हो जाएगा। अब स्पिन क्वांटम नंबर अगर 1 है तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये क्या हो जाएगी, ये भी अपनी क्या हो जाएगी, 2s+1 फॉर्मूला यूज करेंगे मतलब 3 हो जाएगी। ओके है बात। चलिए, तो मैग्नेटिक नेचर अपन देखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। और लास्ट अपन बात करते हैं तो जनरली क्या होती है, ये मोर स्टेबल होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें अपन देखी, अपन ने ये देखा कि कार्बिन है, कार्बिन कौन सी ऑर्गेनिक स्पीसीज है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन उनकी वैलेंस सेल में होते हैं। आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोन पेयर्स द कार्बिन्स आर 2 कैटेगरीज, वन इज सिंगलेट कार्बिन एंड अनदर इज ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, और जिसमें पेयर्ड होते हैं वो सिंगलेट होती है, जिसमें अनपेयर्ड होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन वो ट्रिपलेट होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसकी अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपना इसमें चलेगा प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से अब चालू हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। ये लीजिए, अब देखो अपन प्रिपरेशन कार्बिन के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है या फिर इनिशियली क्या होता है, इनिशियली मतलब जब भी अपन कार्बिन बनाते हैं तो अपने को हमेशा सिंगलेट कार्बिन मिलती है। सिंगलेट कार्बिन हमेशा मिलती है, लेकिन देखिए जैसे इनर्ट गैस है, ठीक है, या फिर इनर्ट सॉल्वेंट जैसे हैं, CH2 है, CCl4 है, यहाँ पे मैं आपको जो लिखा हूँ आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, इनर्ट गैसेज आ सकती है अपनी, हीलियम आ गई, नियोन आ गई, आर्गन आ गई, नाइट्रोजन आ गई। इनर्ट सॉल्वेंट, उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन न बन के ट्रिपलेट कार्बिन बनती है। तो काम का स्टेटमेंट है, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। तो क्या बोला मैंने, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप से जब भी कार्बिन बनता है, इनिशियली कार्बिन फॉर्म ऑलवेज सिंगलेट नेचर क्या होती है, हमेशा जो भी कार्बिन अपन बनाते हैं वो सिंगलेट नेचर की होती है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेज कौन कौन सी अपन ले सकते हैं, हीलियम है, नियोन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, एटसेट्रा। ठीक है, या फिर इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, एटसेट्रा। या फिर इसमें कुछ सॉल्वेंट आते हैं जिसको अपन थिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट जैसे अपना आ गया DMSO, डाईमिथाइल
सल्फोक्साइड, ठीक है, और एक होता है C3F8। काफ़ी जगह यूज किया जाता है इनको, ठीक है। देखो अपन जब भी कार्बिन बनाते हैं तो सिंगलेट कार्बिन बनाएंगे, लेकिन जब इनकी प्रेजेंस में कार्बिन बनाते हैं तो हमेशा क्या होगी, द सिंगलेट कार्बिन, मतलब कंटिन्यू करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट सॉल्वेंट, DMSO एंड C3F8, द सिंगलेट कार्बिन convert into ट्रिपलेट कार्बिन। ये लीजिए, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिंपली कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंगलेट कार्बन बनाना है, और अपने को कंडीशंस ये दे दे अपने को, तो जो सिंगलेट कार्बन की जगह अपने को क्या बनाना है, ट्रिपलेट कार्बन अपने को बनाना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, तो इसमें अपन फर्स्ट मेथड लेते हैं कार्बन के प्रिपरेशन का। ये लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 8-10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अच्छे से समझना। देखो इसके फर्स्ट अपन लेते हैं फ्रॉम हेलोफॉर्म, कार्बिन बनाते हैं अपन फ्रॉम हेलोफॉर्म। किस तरह से अपन हेलोफॉर्म से कार्बिन बनाएंगे, आपको पता है कि हेलोफॉर्म क्या होता है अपना, CHX3। हेलोफॉर्म अपन किसको बोलते हैं, CHX3। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा आपने, CHCl3 जिसको अपन बोलते हैं। तो हेलोफॉर्म अपन किसको बोलते हैं, CHX3 को अपन हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो लीजिए इससे बनाते हैं अपन, किस तरह से बनता है। एक हेलोजन हो गया, दूसरा हेलोजन और तीसरा हेलोजन, और यहाँ से क्या जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है स्टूडेंट ये हाइड्रोजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन अपन बेसिक मीडिया या फिर बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहाँ से H+ बाहर जाएगा, और जैसे ही H+ बाहर जाएगा, ये लीजिए X हो गया, यहाँ से H+ बाहर जाएगा, मतलब -H+ के रूप में बाहर जाएगा। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे आ जाएंगे। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको अपन लिख सकते हैं, ये लीजिए नेगेटिव, ठीक है, ये लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, स्लो स्टेप में, और स्लो स्टेप इसका रिवर्सिबल होता है, स्लो स्टेप या RDS स्टेप। अब स्लो या RDS स्टेप में क्या होगा, ये हेलोजन बाहर निकलेगा, और हेलोजन क्या बाहर निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, और इसने क्या किया, हेलोजन ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। तो बात तो कॉमन ये आ गई न्यूट्रलिटी की। तो ये क्या हो जाता है अपना, ये लीजिए नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बिन बन जाता है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म पार्ट मान लो, ठीक है, जिसमें जो कार्बिन बन रहा है अपना, इस मेथड से अपना बनता है। सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए OH की प्रेजेंस में अपने को डाई हेलो कार्बिन की फॉर्मेशन होती है, ओके है। अब देखिए इसकी पैटर्न पे अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल्स क्या क्या लेते हैं, ठीक है। देखना, एग्जांपल लेने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट अपना ये है कि स्लो स्टेप और RDS स्टेप इसका ये है, और स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, हेलोजन बाहर निकल रहा है, मतलब लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। और अगर मान लो आपको रेस्पेक्टिव नेचर पूछा जाए हेलोफॉर्म का, जैसे क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, या फिर ब्रोमोफॉर्म है, इनका रेस्पेक्टिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए, तो अपने को क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जिस हेलोफॉर्म में ये जो लिविंग ग्रुप है, जिस हेलोफॉर्म में क्या है, ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप की एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उस हेलोफॉर्म की रिएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ये क्या होती है, वीक बेस होते हैं, जितने ज़्यादा वीक बेस होते हैं वो उतने ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ये आप दिमाग में फिट कर लेना। GOC में मैंने आपको सारा ये कंसेप्ट क्लियर करा रखा है। और वीक बेस क्या होंगे, जिनके कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे,
ठीक है, आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हो। लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये अपन किससे देखेंगे लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को, जितने ज़्यादा वीक बेस होंगे उसकी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और वीक बेस कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस उतना ही ज़्यादा वीक होगा, और जितना ज़्यादा वीक बेस होगा उसकी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चलिए अपन आते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स पे। लीजिए अपन एग्जाम्पल्स फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए अपन ने जो हेलोफॉर्म लिया है वो लिया है, ये क्लोरीन लगा दिया, ये ब्रोमीन एंड ये आयोडीन, ठीक है, और इसका बेसिक मीडिया में रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको इतना तो पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्टेप फॉलो होगा। और सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया है, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेंगे। अब कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ पे देखना आप कि देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इसके मतलब आप ऐसे भी नहीं देख सकते हो, तो इनके आप करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड बना लो। HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा। कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, HI स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब इसका जो बेस है वो क्या होगा, वीक होगा। और वीक बेस ही क्या होते हैं, मोर लिविंग ग्रुप होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से आयोडीन बाहर निकलेगा। बस यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, सिखा रहा था, ठीक है। ये लीजिए, अब सपोज कीजिए और लेते हैं अपन एक आधा एग्जाम्पल अपना इसमें। सपोज कीजिए आप यहाँ पे ले लिया मैंने मिथॉक्सी और मिथाइल ले लिया, और ये Br ले लिया, ठीक है। और इसकी वही अपन ने बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा, H बाहर निकलेगा H+ के रूप में, और यहाँ से Cl निकलेगा या फिर मेथॉक्सी निकलेगा या फिर ब्रोमाइड निकलेगा, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो देखो Cl और Br में कौन सा ज़्यादा मोर एसिडिक है, Br है। मतलब कौन सा वीक बेस है, Br है। मतलब कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, Br है। ये लीजिए, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो कार्बिन अपने को फॉर्मेशन होगी वो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप एक ये ऑर्डर लिख लीजिए रिएक्टिविटी का, हेलोफॉर्म की रिएक्टिविटी का। और ऑर्डर क्या होगा, देखिए CHI3 मोर रिएक्टिव होगा, देन CHBr3, और सबसे कम रिएक्टिव होगा CHF3। और ये कहाँ से अपन देखेंगे, ये अपन देखेंगे अभी अपन ने यहाँ पे कवर किया है ये वाली चीज़ें, ठीक है। जिसकी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ज़्यादा होगी वो मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि RDS स्टेप उसका यही बात अपने को सिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने फर्स्ट अपन ने जो कॉन्सेप्ट देखा है, कौन सा, ये वाला इनिशियली कार्बिन। तो इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं एक एग्जांपल से। देखिए स्टूडेंट, अगर मान लो ये CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन ये बेस के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा अपने को, CCl2 बनेगा, ये बनेगी डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। अच्छा, ये कार्बिन कौन सी रहेगी, क्या बोलोगे आप इसको, ये कार्बिन सिंगलेट रहेगी। अब सपोज कीजिए यही रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, जैसे C3F8 की प्रेजेंस में है, ठीक है, या फिर DMSO की प्रेजेंस में है, या फिर जैसे इनर्ट गैसेज है, नियोन है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में है। और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिखा दी ये वाली, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, इनकी प्रेजेंस में अपने को कार्बिन तो ऐसी ही दिखेगी, ठीक है, लेकिन ये कार्बिन कौन सी रहेगी, इस कार्बिन को अपन बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखा है कि द इनिशियली फॉर्म द कार्बिन always singlet carbon, but in the presence of inert gases, inert solvent, DMSO, C3F8, the formed carbon is always triplet carbon, ठीक है, या फिर सिंगलेट कार्बिन इज कन्वर्ट इनटू द ट्रिपलेट कार्बिन। ये स्टेटमेंट था अपना, और ये एक पहला मेथड था जिसमें अपन ने कार्बिन बनाना सीखा है,
अब दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। कार्बिन का बनाने का दूसरा मेथड अपन यूज करते हैं फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखिए इंटरमीडिएट्स अपन बना रहे हैं, ठीक है। और क्यों ये ज़रूरी है अपने को याद रखना, क्योंकि रिएक्शंस अपने जो भी सवाल आएंगे उसमें इंटरमीडिएट्स बना बनाया नहीं दिया जाएगा, ये आप दिमाग में बैठा के रखना। तो जितने भी स्टेप होते हैं, चाहे वो कार्बोकेटाइन के बनाने के हो, चाहे वो कार्बिन के बनाने के हो, कार्बेनाइन के हो, जितने भी इंटरमीडिएट्स बनाने के मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो आपके ऑन टिप्स रहने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा मेथड अपन इसमें ले रहे हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से अपन कैसे बनाएंगे। ये लीजिए, अपन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिखते हैं, ये क्लोरीन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अपन बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के प्रेजेंस में। होता क्या है, देखो बेस की प्रेजेंस में ये एसिड है, यहाँ से H+ आयन बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही H+ आयन बाहर निकलेगा तो ये लीजिए, ये Cl हो गए तीनों, और ये बन जाएगा अपना कार्बोक्सिलेट या फिर एसीटेट, ट्राइक्लोरो एसीटेट अपने को मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है, और इससे अपने को मिल क्या रहा है, ये देखिए अपने को ये मिल रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। देन यहाँ से अपना वही स्टेप चालू हो जाता है जो अपना क्लोरोफॉर्म का है, हेलोफॉर्म का है, जो अपना फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सेम वही स्टेप चालू हो जाता है। मतलब स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप RDS स्टेप होगा, और RDS स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये Cl है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे तीनों लिविंग ग्रुप क्या है, सेम है, तीनों लिविंग ग्रुप सेम है, कोई सा भी लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और अपने को फॉर्मेशन होगी डाइक्लोरोकार्बिन की फॉर्मेशन होगी। तो सेकंड सिंपल है, किस पैटर्न पे है ये, जो फर्स्ट जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे ये भी चलता है, ठीक है। थर्ड प्रिपरेशन की ओर चलते हैं अपन, और वो अपन बनाते हैं मिथाइलिन क्लोराइड से, ठीक है। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl, या फिर इसकी जगह अपन ले सकते हैं RCHCl2, ये भी मिथाइलिन कार्बन है और ये भी मिथाइलिन कार्बन है, ओके है। तो किस तरह से अपन इसको बनाते हैं, चलिए मिथाइल कार्बन को लिख रहा हूँ मैं, ये Cl और ये Cl, ओके है। अब इसकी रिएक्शन देखो, जो अपन ने ऊपर के दो मेथड्स पढ़े थे, अपन ने ऊपर के दो मेथड्स जो भी पढ़े हैं, यहाँ पे अपन ने जो बेस लिया है, ठीक है, ये बेस ज़रूरी नहीं आपको स्ट्रॉन्ग बेस ही दे, ये बेस वीक बेस भी अपना हो सकता है। अब अपन ने जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ओर से अपन चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, अपने को हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये लीजिए, अपना हो सकता है अपना टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है, ये लीजिए, और हो सकता है अपना जैसे LDA हो सकता है, और हो सकता है अपना NaNH2 KNH2, ये लीजिए एटसेट्रा। इनकी प्रेजेंस में जब मिथाइलिन क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से H+ आयन बाहर निकलेगा, और जैसे ही H+ आयन बाहर निकलेगा, ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये Cl एंड ये Cl, ये बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, स्लो स्टेप एंड RDS स्टेप, स्लो स्टेप एंड RDS स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, और ये लीजिए कार्बन पे एक तो Cl जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इसको अपन बोल सकते हैं हेलोकार्बिन, हाइड्रो हेलोकार्बिन, ठीक है, हाइड्रो हेलोकार्बिन इसको बोल सकते हैं, या फिर क्लोरोकार्बिन इसको अपन बोल सकते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन इसको नहीं बोल सकते।
तो चलिए इसी पैटर्न पे अपन इसको भी देख लेते हैं ज़रा। क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह दूसरा क्या है, आर ग्रुप ही तो है, और एक Cl एंड दूसरा Cl। वही प्रेजेंस किस में होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से H बाहर निकलेगा और एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और बनने वाली कार्बिन क्या होगी, ये लीजिए बनने वाली कार्बिन होगी। ठीक है, क्लोरो एल्किल कार्बिन इसको अपन बोल सकते हैं। तो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट अपना हेलोफॉर्म से था, दूसरा ट्राई हेलो एसिटिक एसिड से था, और थर्ड अपन ने लिया मिथाइलिन क्लोराइड से लिया है। मतलब जहाँ पे भी हेलोजन ग्रुप है तो उनका सेम सा पैटर्न चल रहा है, आपने ये देखा सेम सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब अपन नया पैटर्न देखते हैं नंबर 4 मेथड पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 4 की बात करें अपन। 4 नंबर में क्या है, ये लीजिए अपन फ्रॉम कीटीन, ये अपन बनाते हैं फ्रॉम कीटीन से। अब ये देखिए कीटीन क्या होता है, कीटीन अपना होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये अपना कीटीन होता है। अब देखो स्टूडेंट, अपन कीटीन की इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अपन लिखें तो कीटीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे और ये लोन पेयर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 पे नेगेटिव हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जनरली हीट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन, या फिर फोटोकेमिकल कंडीशंस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, जैसे अपन इसको हीट देते हैं, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगी तो ये बाकी रिसेंट अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये लीजिए अपने को ये कार्बन अपने को मिल गया। ठीक है, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कीटीन से है, कीटीन से बिल्कुल इजी है, सिंपल है। अब इसी पैटर्न पे अपन एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और लेते हैं, और वो है फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये लीजिए फ्रॉम एसिटिक एसिड, फ्रॉम एसिटिक एसिड लिखते हैं एसिटिक एसिड को। ये देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन। फर्स्ट इसमें स्टेप होता है PPA की प्रेजेंस में। अब ये PPA क्या होता है, पॉलीफास्फोरिक एसिड होता है, और पॉलीफास्फोरिक एसिड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब PPA क्या करता है, यहाँ से H2O बाहर निकालता है, वाटर बाहर निकालता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और PPA का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीफास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने को जो वाटर है कहाँ से बाहर निकाल लेगा, अपने को यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ये वाला H2 जैसे ही बाहर निकलेगा अपने को क्या मिलेगा, CH2, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखो सेम यही कीटीन बन गया क्या, ठीक है, यही कीटीन बन गया तो आपको पता है फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन लिख लेंगे, और जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे स्टूडेंट, ये लीजिए CH2 पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड O इस पे पॉजिटिव। आफ्टर क्या होगा, इसको हीट करेंगे या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये ग्रुप बाहर निकलेगा अपने को मिल जाएगी ये कार्बन मिल जाएगी। अब ये सारी कार्बन्स कैसी है, सारी कार्बन कैसी है, सिंगलेट कार्बन है। और मान लो सपोज कीजिए यहाँ पे अगर अपन इनर्ट सॉल्वेंट ले ले, CH2 ले ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको मैं बता देता हूँ। 5 अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं अभी तक। फर्स्ट अपना हेलोफॉर्म से हो गया, सेकंड अपना हो गया ट्राई हेलो एसिटिक एसिड से हो गया, थर्ड अपना हो गया मिथाइलिन क्लोराइड से हो गया, फोर्थ अपन ने लिया कीटीन से, एंड फिफ्थ नंबर पे अपन ने लिया है एसिटिक एसिड से। ये सारे अपने ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। आगे और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 6 नंबर पे। 6 नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम डाईएजोमीथेन, फ्रॉम डाईएजोमीथेन। अब देखना स्टूडेंट,
डाईएजोमीथेन क्या होता है? ये होता है अपना CH2 नेगेटिव, ओके है, और N ट्रिपल बॉन्ड N ये पॉजिटिव, इसको अपन बोलते हैं डाईएजोमीथेन। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना मैंने आपको सिखा रखी है। कहाँ पे? जब अपन ने कंपैरेटिव स्टडी की थी, स्टेबिलिटी का कंपैरेटिव स्टडी की थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, वहाँ पे मैंने आपको बता रखी है। चलिए यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक बार और, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकती है, क्या क्या बन सकती है। देखिए सपोज कीजिए अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, तो क्या बन जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव रहेगा, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ओके है, क्लियर है यह बात यहाँ तक। अब सपोज कीजिए कि ये वाला ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? CH2 पे पॉजिटिव आ गया और सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ओके है। अब सपोज कीजिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने इसकी और देख सकते हैं, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी क्या होगी, ये लीजिए, जैसे फर्स्ट अपन ने लिखा, ठीक है, फर्स्ट अपन ने लिखा है CH2 पे नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन पे आ जाए, तो क्या बन जाएगी? CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव। देखिए इनका अभी अपने को मतलब नहीं है, केवल मैंने आपको लिखना सिखाया है, मतलब आगे जाके निकलेगा। और इनकी अपन ने कंपैरेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो पहले से अपन GOC में कवर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको क्या सिखाने वाला हूँ। अब देखिए इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं अगर ऐसे लिखूँ CH2 नेगेटिव, ओके है, और इसको अगर मैं लिख दूँ N2 पॉजिटिव, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या अपना डाईएजोमीथेन ही है, ठीक है। या फिर अब देखिए इससे ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होता है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे भी लिखा है एग्जाम में, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई है। मतलब एग्जाम में आपको कोई भी मतलब ये डाईएजोमेथेड की फॉर्म दे सकते हैं, इन चारों में दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं एंड ये भी दे सकते हैं, सारे के सारे क्या है, डाईएजोमेथेन है। क्या करते हैं अपन, इसकी अपन हीट करते हैं या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन देते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन देते हैं तो क्या होता है, ये N2 बाहर निकल जाता है, और यहाँ से भी अपन देखें ये भी N2 बाहर निकल जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज न हो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है, और दोनों में से N2 बाहर निकल सकता है हीट करते ही। और क्या कार्बिन अपने को फॉर्मेशन होगी, ये लीजिए कार्बिन फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इस कार्बिन को अपन क्या बोलेंगे, इस कार्बिन को अपन क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा स्टेप मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से क्या स्टेप अपना CH2 और ये लिख दिया डबल बॉन्ड N2, ओके है, और हीट दे दिया, फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, और यहाँ पे दे दिया CH2Cl2, ठीक है, और कार्बिन अपने को मिल गई। अब ये कार्बिन कौन सी है ये अपने को बताना, सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये कार्बिन भी सिंगलेट कार्बिन है, इस कार्बिन को भी अपन क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बिन बोलेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको नहीं लिखा रखा है। देखिए आप ऊपर चलिए, वापस आपको बताता हूँ, बैक चलते हैं अपन। मैंने आपको बता रखा है, देखो CH2 बता रखा है, CCl4 बता रखा है, DMSO, C3F8, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन बनती है। अदरवाइज अपने को क्या करना है, सिंगलेट कार्बिन अपने को बनाना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए तो ये भी सिंगलेट कार्बिन है। अब सपोज कीजिए CH2 डबल बॉन्ड N2, और यहाँ पे इसको हीट कर दिया और अपने पास ये ले लिया, जैसे DMSO ले लिया, ठीक है, या फिर अपने को ले लिया C3H8 ले लिया, CCl4 ले लिया, CH2 ले लिया, नियोन ले ली, तो अपने को जो कार्बिन मिलेगी, ये जो कार्बिन मिलेगी, ये कार्बिन किस टाइप की होगी, ये कार्बिन का नेचर होगा, ये ट्रिपलेट कार्बिन है, पैरामैग्नेटिक कार्बिन है,
ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर इसके 0 नहीं होते, ये चीज़ें अपन ने देखी है, ठीक है। तो 6 मेथड क्या हो जाएगा अपना, डाईएजोमेथेन से। चलिए अपन नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। मेथड नंबर 7, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 7 नंबर का मेथड है, और वो अपन बनाएंगे डाईएजो एल्केन से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट मेथड है स्टूडेंट, यहाँ से अपने को पॉसिबिलिटी बनती है, इम्पोर्टेंट मेथड है फ्रॉम डाईएजो एल्केन, और जो क्वेश्चन भी पूछा गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए तो डाईएजोमेथेन क्या होता है, एल्केन जिसको अपन बोल सकते हैं R CH N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो ऊपर वाला क्या था, डाईएजोमेथेन था, और नीचे वाला क्या हो गया, मेथेन की जगह क्या हो गया, एल्केन हो गया। केवल इतना ही तो अंतर है, बाकी तो अंतर है ही नहीं, ठीक है। मतलब देखिए आप, डाईएजोमेथेन क्या था, ये था, और डाईएजो एल्केन क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटा के इस पे एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, बस वही बात है। अब वही बात है तो चलिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ R CH नेगेटिव और N2 पॉजिटिव, लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, यस। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और अपन लिख सकते हैं R CH डबल बॉन्ड N2, ये भी लिख सकते हैं। क्या करवाएंगे, लीजिए सेम मेथड होगा, सेम कंडीशंस होगी, N2 बाहर निकलेगा, अगर ये दे रखा है तो यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, और जैसे ही N2 बाहर निकला अपने को क्या मिल गया, एल्किल कार्बिन मिल गई, ये लीजिए कार्बिन अपने को मिल गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो R ग्रुप है, ठीक है, ये R ग्रुप इसी पैटर्न पे अपन एक दो केसेस देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए तो एग्जांपल है अपना CH3 CO CH नेगेटिव एंड ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये अपने को दे दिया, ठीक है। चलो ये दे दिया अपने को, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो अपने को यही करना है, अपने को लिखना कैसे है, सिंपली तरीके से अपने को इसको लिखना है, नेगेटिव और ये N2 प्लस, ओके है। इसको हीट कर लिया, हीट करते ही बाहर निकलेगी N2, और क्या मिल गया अपने को, CH3CO, ये CH रेडी, ये CH अपना इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है, कार्बिन। अब सपोज कीजिए अपने को कुछ इस तरह से दे दे, आपने को क्या दे दे, और ये सारे स्टेप काम आएंगे स्टूडेंट, सारे स्टेप अपने को काम आने वाले स्टूडेंट है। ये दे दिया, चलो ये भी कार्बिन है क्या, देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपको कहीं पे भी दिख जाए कार्बिन है ये, ठीक है। यही तो मैंने आपको सिखाया है, देखो यहाँ पे क्या सिखा रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये क्या अपना, इससे अपने को कार्बिन ही बनाना है, मतलब ये डाईएजोमेथेन हो सकता है, डाईएजो एल्केन हो सकता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से बाहर निकाल दो आप हीट करके, और ये वाला स्टेप आगे काम में लूँगा मैं, और ये यहाँ पे कार्बिन बन जाएगी अपनी, ठीक है। अब सिंगलेट ट्रिपलेट वाली बात आपको बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, मतलब सिंपल कंडीशन होगा तो सिंगलेट बन जाएगा, और यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने लिखाई है वो होंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस पर काम की बात स्टार्ट होती है। चलिए तो काम की बात, क्या काम की बात है, इम्पोर्टेंट बात क्या है, अपन ने ये जो डाईएजोमेथेन देखा है, ठीक है, आप इसको हेडिंग बना सकते हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डाईएजोमेथेन, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डाईएजोमेथेन, और ये आपको आने चाहिए, तो सीखिए इसको आप अच्छे से, डाईएजोमेथेन के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। चलिए आप डाईएजोमेथेन बना लीजिए, ठीक है। चलिए डाईएजोमेथेन क्या अपना CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव हो गया, और ये हो गया अपना
N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ओके है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? देखिए, एक तो बन जाएगा CH2N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और क्या बन सकता है इससे? CH2 पॉजिटिव बन सकता है, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ठीक है। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है इसी वाले से, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये बन सकती है एक CH2 नेगेटिव और N डबल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? पॉजिटिव आ जाएगा। ये लीजिए, अब इनके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जिक्र करूँगा। सबसे पहले अपन लेते हैं अपन जो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो और क्या है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज है तो एक तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बेसिक नेचर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? देखो यहाँ पे N2 लिविंग ग्रुप है, मतलब इस पे कोई भी H+ एक्टिव H+ आके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो ये बेसिक नेचर की तरह भी बिहेव करेगा। तो इनकी दो अपन कंडीशंस देखेंगे आने वाले टाइम में। एक तो इसका बेसिक नेचर, ठीक है, और एक ये किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एक अपन लेते हैं, ये देखिए, ये CH2 पे प्लस, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इनकी सारी रिएक्शंस अपन देखेंगे, जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे अपन देखेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपको साथ में एक चीज़ बता दी कि इनका बिहेव कैसे कैसे टाइप का हो सकता है, ठीक है। और ये जो अपना फोर्थ वाला है, ये अपना यूज करेगा 1,3 डाईपोलर। देखो 1,3 डाईपोलर एजेंट स्पीसीज बोल सकता है उसको, ठीक है। 1,3 डाईपोलर स्पीसीज है, और ये अपने को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बात मैंने यहाँ पे बताई आपको? जो फर्स्ट वाला है इसका बेसिक नेचर भी होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, और जो थर्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल, एंड फोर्थ वाला 1,3 डाईपोलर स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। चलिए, तो अब इसके पैटर्न के कुछ अपन क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एक जो आया हुआ पैटर्न का क्वेश्चन है, चलिए आपसे बताता हूँ। और वो किस पैटर्न पे आया? अपना बेसिक नेचर, बेसिक नेचर पे पूछा गया है। ये बेसिक नेचर ऑफ डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन। इस तरह से सपोज कीजिए कोई भी एक कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन कैसी है? एसिडिक नेचर रखने वाली हाइड्रोजन है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन डाईएजोमीथेन के साथ। ये लीजिए N+ ट्रिपल बॉन्ड N, ये डाईएजोमीथेन है। होगा क्या इसमें? देखिए क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये एक बेस की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, ठीक है। बेस की तरह बिहेव करता है, मतलब H+ यहाँ पे इस वाले नेगेटिव चार्ज पे जुड़ जाएगी, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज पे जुड़ेगी Z नेगेटिव होगा, और ये बन जाएगा अपना CH3N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपने को एक लिविंग ग्रुप नज़र आ रहा है। ये क्या है कि लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही लिविंग ग्रुप नज़र दिखेगा अपने को, या फिर लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो Z है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या होगा? ये जो Z है ये इलेक्ट्रोफाइल पे जुड़ेगा, और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्या बनेगा? फाइनली ZCH3। इस टाइप के अपने को प्रोडक्ट, इस टाइप के अपने को स्टेप वो काम में लेने हैं। क्या क्या स्टेप है? देखो, पहले इसकी बेसिक नेचर अपन ने दिखा दी, ठीक है। बेसिक नेचर
कब शो करेगा, जब इसको एक्टिव हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, ठीक है। और बाकी का स्टेप आप देख लीजिए, इस तरह से चलता है। तो चलिए अपन क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस अपने 4-5 एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपना करने की कोशिश करना। अब आप देखो, अपन ने एक एसिड ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और इसकी रिएक्शन डाइएजोमीथेन के साथ करवाते हैं। ये लीजिए N2+। तो क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये लीजिए एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, इसका तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3N2+, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और N2 बाहर जाएगा लिविंग ग्रुप पे। और फाइनली प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, देखो एसिड से अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे एस्टर मिल गया। एसिड से अपने को क्या मिल गया, एस्टर अपने को फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ये बेसिक नेचर की तरह डाइएजोमेथेन बिहेव कर रहा है, ठीक है। और भी अपन ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। सपोज कीजिए अब ये फिनॉल ले लिया, ठीक है, और फिनॉल की रिएक्शन वही डाइएजोमीथेन के साथ करवा दें, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो H बाहर निकलेगा, इस पे जुड़ेगा, ठीक है। ये CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3N2+, यही होगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस CH3 पे जुड़ेगा और N2 बाहर निकलेगा, ठीक है। हो क्या रहा है, कुल मिला के जो एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन जिस भी एटम के साथ लगी हुई है, उस एटम के बीच में आपको क्या जोड़ना है, उस एटम के बीच में आपको CH2 जोड़ना है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर अपन CH2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना OCH2 और एक हाइड्रोजन पहले से, मतलब CH3 हो जाएगा। सिंपल से, ज़्यादा आप ट्रिक्स को फॉलो नहीं करें तो भी चल जाएगा। अब देखिए ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन सेम इसी के साथ करवाएंगे, डाइएजोमीथेन के साथ। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आप CH2 जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, ROCH2, और ये हाइड्रोजन जुड़ गया मतलब CH3, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, और अपने हो सकते हैं, चलिए यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी भी रिएक्शन अपन करवा देंगे डाइएजोमीथेन के साथ, ओके है। और यहाँ पे भी अपने को CH2 जोड़ना ना, इंसर्शन करना है, CH2 का इंसर्शन, ये लीजिए, ये हो जाएगा अपना C पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जो अपने एग्जाम में जो स्टेप पूछा गया है उस पैटर्न पे देखना। एग्जाम्पल नंबर 5, और क्या है वो, ज़रा थोड़ा सा आप देखो, अगर आपने GOC थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप को करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये लीजिए डाइएजोमेथेन बना दिया मैंने, ठीक है। करना क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अपन इसको। ये लीजिए सॉल्यूशन देखिए इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल ये भी पता है आपको, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब चलिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन तो बाहर निकल गई इसके साथ, जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकली अपने को जो आयन बनेगा, ये लीजिए नेगेटिव, ये मिला है, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा, CH3N2+, यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो कई बार क्या होता है, अपने ये इतना ज़्यादा मतलब एक दिमाग में बैठा लिया है कि जहाँ पे हाइड्रोजन है, जहाँ पे हाइड्रोजन उसकी जगह CH2 जोड़ दो, इतना ज़्यादा अपन ने बिठा लिया है कि ऐसी स्थिति को अपन देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म, एक स्टेप की मैकेनिज्म है और कुछ भी नहीं है, तो आप वाया मैकेनिज्म इसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे ये बनेगा, देखो पहले तो अपने ये काम है, ये बाहर निकाल दो, तो ये भी इसमें बन सकता है। ये लीजिए, एक मिनट, ये CH3 हो गया और ये डबल बॉन्ड O एंड ये डबल बॉन्ड O। लेकिन क्या यहाँ पे काम की बात ये देखो स्टूडेंट, ये जो एनाइन बन रहा है, इस एनाइन में क्या रेजोनेंस पॉसिबल है,
और रेजोनेंस क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है और जो अपने आप चलता है, किसी भी रीजेंट की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाएंगे, जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी और एक न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, O नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ये O नेगेटिव अब इस CH3N2+ से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और फाइनली प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए स्टूडेंट, और ये अपने को पूछा गया है एग्जाम में। फाइनली प्रोडक्ट अपने को मिलेगा O हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और इस पर क्या हो गया OCH3, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर अपने को मिला है और आगे इसी स्टेप को अपन काम में ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज अपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने हो गए, 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने कवर कर लिए हैं। बाकी के 3-4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसी पैटर्न पे चलेंगे, इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको आज आप अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। पीछे वाली क्लासेस भी आप इसको कवर करने की कोशिश कीजिए ताकि अपना ये काम अच्छे से चलता रहे। तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे।